हाय फ्रेंड्स, आज का जो पीआईक्यू है दैट इज ऑन पॉलिटी और इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, आर्टिकल नंबर 371, हमारे शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 मतलब शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, और उसके साथ साथ जो भी मिसलेनियस कुछ चीज़ें अगर उसके अराउंड अगर घूम रही हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको कवर हो जाएगी। स्पेशली वैसे तो ग्राम सभा और इससे रिलेटेड जो कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो चलिए, तो अपने आप में पूरा आपको बताऊं, अगर आप इसके देखने के बाद अगर आप कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहेंगे तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, आर्टिकल 371 आप कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। आपको मतलब पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल 244 भी आप रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों आते हैं। ये आपको 4-5 टॉपिक पूरा इसके अंदर कवर मिल जाएगा पूरी तरह, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे एक क्वेश्चन लिया है मैंने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2023 से। चलिए, शेड्यूल एरिया, पहली बात शेड्यूल एरिया के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको पता होना चाहिए। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 244, पार्ट हमारा पार्ट 10 है। उसके बाद वैसे तो कोई अपने शेड्यूल 5 में आता है। कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 5 के अंदर आता है, जिसके अंदर 10 ऐसे स्टेट है जिनको शेड्यूल जिसके अंदर इनको दर्जा दिया हुआ है 10 स्टेट्स का। 10 स्टेट के नाम भी आपको गिना देता हूं मैं। शुरुआत करता हूं मैं अपने झारखंड से, हमारा प्यारा झारखंड। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आता है अपना छत्तीसगढ़, सॉरी रॉन्ग हो गया, पहले छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर बगल में तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है, और सेंटर में एमपी है, और फिर ऊपर थोड़ा सा हिमाचल है। ये देखिए मैंने पूरा मैप के हिसाब से सीक्वेंस समझाया है, इससे पहले भी बता चुका हूं। चलिए, विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 1 लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, मतलब प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन पे आप उसको डिमार्केट करोगे शेड्यूल एरिया या फिर हटाओगे, लेकिन किसके कंसल्टेशन के बाद? गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले लाइन में से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि उसको डिक्लेयर करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 1। चलिए, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ द विलेज इन द ब्लॉक। बिल्कुल सही है, तो बहुत सही बात है यार। ये तो अपने जो पेशा एक्ट है उसके अंदर भी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट है बिल्कुल, और सबसे छोटा है गांव, जिसको हम बोलते हैं विलेज। बिल्कुल सही है। अगला, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। नहीं, चीफ मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ये गवर्नर का रोल आता है यहाँ पे, ठीक है। द 5th शेड्यूल के अंदर ही दिया हुआ है। 5th शेड्यूल आपको समझना है तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो गवर्नर ऑफ द एवरी स्टेट, ईच स्टेट जो आप बोल लीजिए, वहां पे इनको पावर है कि हर साल की एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। ये जो देखिए यहाँ पे लाइन थी ना, ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट किसके कंसल्टेशन पे कर रहा है? गवर्नर की एनुअल रिपोर्ट पे। अब लिंक करिए चीजों को, तो यहां पे चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। और ये भी किसने दिया है? ये चीफ मिनिस्टर को हटा तो गवर्नर कर दूंगा तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और आर्टिकल 244 के अंदर इसका भी मेंशन है, 249 में 244 लिखा है मैंने, पार्ट 10 के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़े। तो अपना इसके अंदर कितने स्टेटमेंट सही हैं? आजकल ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाते हैं। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर सही, राइट, 3rd स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है, वैसे तो बहुत कुछ करा दूंगा इसके अंदर ही, काफी 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसके अंदर। आर्टिकल 244 थोड़ा देखें, और आपको अगर लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं तो एक अलग से इसके ऊपर चैप्टर है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 करके, आपको दोनों उसी के अंदर मिल जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। जिसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मिल जाएगा और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी मैंने डिफरेंस बिटवीन कराया है, वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं कराने लगूंगा तो फिर देखिए, ये प्रेसिडेंट इश्यू एंड ऑर्डर आप पढ़ लीजिए इसको आराम से, ठीक है। चलिए, पैरा 3 ऑफ द 5th शेड्यूल, गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। देखिए जब ऐसे हम बातें करते हैं ना, पैरा 3 पैरा 4, इससे हमें समझ में आते हैं, इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि हम जो कोट कर रहे हैं यहाँ पे वो हमारा उसका रेलेवेंस, उसका सोर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली है, बाकी कोई थर्ड पार्टी सोर्स की कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूं पॉलिटी, हमेशा एक बात बोलता हूं, ऑलवेज रेफर द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टली आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उसको सीधा सीधा बोलिए, आप उसको सीधा सीधा आप पुट करिए, तब हमें समझ में आता है हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। आगे बात करते हैं। चलिए पढ़ लीजिए आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, अब 5th शेड्यूल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 244। कोई भी अगर आप एरिया को ला रहे 5th शेड्यूल में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। देखिए हम शेड्यूल एरिया इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सके, पर्पस हमारा यही है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई उनके
कस्टमरी लॉज प्रैक्टिसेस को हम रोक सकें, पर्पज ये है हमारा। इसके लिए यहाँ पे अंडर द 5th शेड्यूल एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है। क्या बनती है भैया? ट्राइबल, लिखते रहिए आप, एडवाइजरी अलग से नोट्स में नहीं दूंगा मैं कुछ, ये सब आप लिख सकते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है इन जो भी स्टेट है, 10 स्टेट है तो 10 स्टेट के अंदर पर्टिकुलर एरिया में बनाई जाएगी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट यहाँ पे के डायरेक्शन के हिसाब से होता है। चलिए, और वो उसके हिसाब से काम यहाँ पे किया जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के हिसाब से। अब देखते हैं यहाँ पे, दिस शुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। बिल्कुल, एलिनेशन ऑफ लैंड एक कंसेप्ट है। एलिनेशन ऑफ लैंड मतलब कि भाई जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनके जमीन उनसे मत छीनो, उसी चीज को बचाने के लिए यहाँ पे ये चीज बनाई गई है। अगला, दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। ये तो पेस एक्ट के अंदर होता है ना यार, पेस एक्ट यहाँ पे है ना, ठीक है। पंचायत इनेक्टमेंट जो है, एक्सटेंशन है इस एरिया में, तो पंचायत एक्ट ऑलरेडी हमने एक्सटेंड कर रखा है इस पर्टिकुलर एरिया में, पेस एक्ट इसी में लगा है। तो ये शेड्यूल 5 डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं करता, ठीक है। तो ये पेश एक्ट में डायरेक्टली बात बोली गई है, तो उसको आप टेंशन मत लीजिए। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू, ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल 2% की बात है, थर्ड वाले लाइन वैसे भी गलत है, ठीक है। द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए ये दर्जे नहीं होते। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए होता है कि कितना बैकवर्ड है, ठीक है, कितना उस जगह लोकेशन का इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है, उस हिसाब से उसको दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट इज अ राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरिया हैं शेड्यूल 6 में, उनका नाम क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATM स्क्वायर। चलिए, क्या है भाई? 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट, इन स्टेट को छोड़ के जितने भी स्टेट आप इसके जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। अभी करंटली 10 स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल ऑटोनॉमी दी जाती है यहाँ पे। और क्या है? रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लैंड। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, द गवर्नर कैन प्रोहिबिट एंड रिस्ट्रिक्ट such transfer to protect tribal land rights under para 5 clause 2 of the 5th schedule। और कहने का मतलब है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इसके अंदर। चलिए देखिए, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, पेश एक्ट के अंदर वो दे रखा है, provide for the self governance in the schedule area and the mere inclusion of an area under the 5th schedule does not automatically create a self governing body। तो कहने का मतलब पेश एक्ट इसलिए इसको मतलब बढ़ाया गया था इन पर्टिकुलर एरिया में। देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई जाती है। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए क्या है भाई? आपको अलग से क्या होना चाहिए? बैकवर्डनेस कितना है, हिली टेरेन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बहुत सारी और चीजें होती हैं यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th शेड्यूल ऐसी कोई बात नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। एट द नेशनल लेवल, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the schedule area and the other traditional forest dweller recognition of the Forest Right Act 2006 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब सोचने वाली भी बात नहीं है। ये सही बताऊं तो आपको खुद देख लो यार, क्या लगेगा आपको? ट्राइबल अफेयर नहीं लगता आपको सीधा सीधा? कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है कि नहीं अरे हमको तो लग रहा पंचायती राज होगा। अरे कहां पंचायती राज होगा? उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई है ट्राइबल अफेयर की, पर्पस ही वही है उसका, इज अ नोडल एजेंसी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर सच थिंग्स। ओके, एंड उसकी मिनिस्ट्री का पर्पस यही है कि फॉरेस्ट लाइवलीहुड ऑब्जेक्टिव जो भी नेशनल लेवल पे है उसको डील करे। वो बात खत्म, सोचना ही नहीं ज्यादा इसके अंदर। देखिए, was enacted to recognize and grant forest right to tribal communities and other traditional forest dweller under reside। जो भी, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, ज्यादा इसके अंदर दम नहीं है क्वेश्चन में। बस बहुत ये तो बहुत ही सिंपल है यार, ये तो मतलब अभी पढ़ा है। Which schedule of the constitution can transfer of tribal land to private property for mining to be declared null and void। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो ना, एक कौन से ईयर का क्वेश्चन है बाबा? 2019 का क्वेश्चन है। रुको इधर दिखाता हूं, ये कौन से एरिया का कौन से क्वेश्चन है? 2022 का। आपको नहीं लगता 2019 से इंस्पायर होकर बनाया वो? ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, 5th शेड्यूल में क्या दिया है? रिलेट करिए चीजों को। किधर गया भाई तू? ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड। मतलब एक तरह से उसको रोक दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो। मतलब बेसिकली रोका जा रहा है ट्राइबल के लैंड्स को देने के लिए। क्या लगता है आपको? सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो इसका आंसर 5th शेड्यूल होगा। बात खत्म यहाँ पे। और एक और चीज है, एक और केस याद रखना है। इन द समांता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, द सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि कभी भी जब ट्राइबल लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्राइवेट पार्टीज को फॉर द माइनिंग और ऐसा देते हैं तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। कौन सा केस है? समांता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन चलिए दिमाग में रखिए। अच्छा, 3rd शेड्यूल किससे डील करता है भैया? 3rd शेड्यूल डील करता है हमारे ओथ से।
ओथ एंड अफर्मेशन। अब क्वेश्चन ये आता है क्या सबके ओथ एंड अफर्मेशन यहाँ पे हैं? नहीं, यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन दो लोगों के नहीं है, वो है गवर्नर। गवर्नर का ओथ एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आता है शेड्यूल 3 में, और प्रेसिडेंट का यहाँ पे ओथ एंड इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, दिमाग में रखेंगे। 9th शेड्यूल में वो सारे लॉज रखे गए हैं, बेसिकली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लॉज रखे गए हैं विच आर केप्ट अवे फ्रॉम द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। लेकिन वो सारे लॉज जो 1951 से लेके 1973 तक बने हैं, 24 अप्रैल 1973, उसके बाद के जो लॉज इसके अंदर पुट किए गए हैं दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंडर द केशवानंद भारती केस। चलिए, तो इसका मतलब यहां पे इसके पहले वाले जो लॉज हैं वो सब्जेक्ट, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन इसके बाद वाले जो हैं वो कौन से केस में उन्होंने बोला था? आईआर कोलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है। मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, अभी तक आपको सब रट जाएगा। चलिए, 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल उन्होंने कब क्रिएट किया? 9th शेड्यूल वाज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट। 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी से है। 11th शेड्यूल पंचायती राज। चलिए आगे बढ़े। अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं इसको, अर्बन लोकल बॉडी, यूएलबी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत 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 अच्छे से पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। हाँ चलिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड। इस बताओ ये कहां का क्वेश्चन है? सच बताओ, तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोगों को लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। क्लास 10th में एक टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक है जिसके अंदर पंचायती राज का गठन किया जाता है। देखिए वहीं से क्वेश्चन है। आपको अगर विश्वास नहीं होगा, आप एक 10वीं की इंडियन पॉलिटी की किताब खोलिए, आई थिंक उसका नाम मुझे नहीं याद है, पीली कलर की किताब है, इतना पता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाया मैंने काफी, तो मुझे याद है। तो पीली कलर का कवर है, उसमें उस पर पता नहीं फिगर वगैरह बना होगा, तो उसमें 2nd चैप्टर, आई थिंक करेक्ट 2nd चैप्टर है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बात खत्म। तुम बोलोगे फेडरलिज्म, अरे फेडरलिज्म मालूम है क्या है? जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में पावर की बात होती है। अब हम स्टेट से भी नीचे तक पावर को लेके जा रहे हैं, मतलब पावर को डिवॉल्व कर रहे हैं। यहां पे हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, पावर को हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। सो दैट्स द राइट आंसर हियर। 10th लेवल का क्वेश्चन, माँ कसम 10th का। चलो, तुम कोई बोलेगा नहीं नहीं हमको 10वीं का नहीं लगता, तो फिर तुम देखो फिर 10वीं तुमने नहीं पढ़ा है, बस इतना बोलूंगा मैं। चलो आगे, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो मेरे को 65 पेज कराने में सीधा 2-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, मेरे को बोर हो जाता है यार, क्या बोलूं मैं तुमको। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत, नहीं 21 साल है। कितने साल है? 21 साल, ना कि 25 साल। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। द पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। देखिए प्री मैच्योर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए वैसे तो लिखा हुआ है कि हर 5 साल में 5 साल के लिए पंचायत बनेगी, लेकिन 2 साल में ही डिसॉल्व हो गई। 2 साल में ही पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो नई पंचायत का गठन किया जाएगा विद इन द 6 मंथ। और जो नई पंचायत बनेगी वो अगले 5 साल के लिए नहीं बनेगी, रिमेनिंग टाइम के लिए बनेगी। जो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई ना पुरानी पंचायत, तो उसका रिमेनिंग टाइम जो है उसके लिए बनेगी, ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बिल्कुल, 2nd स्टेटमेंट सही है, 1st स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे 21 साल है ना कि 25 साल है। तो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट ओनली, सॉरी माय मिस्टेक, 2nd वन इज करेक्ट ओनली, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। यार कभी कभी ऐसे भी कर देता हूँ, बच्चे कमेंट कर देते हैं, एक दो कमेंट कर देते हैं, देखो आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे भाई मेरे से भी गलती नहीं होती, फ्लो में हो जाता। तुमने पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया है ना, तुम अपने आगे बढ़ जाओ, क्या करना है। आर्टिकल 243F, यार इतने आर्टिकल तो नहीं याद करने के बोलूंगा मैं, लेकिन बिल्कुल 2-3 आर्टिकल याद कराऊंगा मैं। जैसे 243I है, 243K है, 243W है, 243D है, ये कराऊंगा, ये जरूरी है। चलिए, एग्जाम में पूछा है डायरेक्टली। 243T है, टी भी पूछा है उन्होंने। चलो क्या करें यार, मजबूरी है, मैं क्या कोई चाहता थोड़ी हूं इतना दर्द देना तुम लोगों को। आर्टिकल 243F क्या बोलता है? 21 साल होने चाहिए। अच्छा ये साथ में बता देता हूं, लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। लेकिन दिस 35 साल का मतलब ये होता है कि आप राज्यसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और यहाँ पे 35 साल का मतलब होता है आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, चलो आप देख लेना है। अच्छा, The fundamental objective of the पंचायती राज is to ensure which of the following people participation in development। अरे बहुत सही है, बिल्कुल होना चाहिए यार। तो लोगों का डायरेक्टली ग्राम सभा का रोल होता है, जो भी बहुत सारी पॉलिसीज आती है, अगर ढंग का आपका पंचायत मिल जाए ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, गांव बदल जाता है, सच बता रहा हूं मैं, ये मैंने देखा है। और अगर पंचायत करप्ट मिल जाए ना, तो फिर सब गांव डूब जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी पंचायत पे स्कीम लाई जाती है, मतलब मैंने देखा है अपने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि चीजें, रोड अच्छा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रोड पे मतलब स्ट्रीट लाइट लग रही है गांव में। ये मेरे गांव में सब हो रखा है, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो ये क्या होता है, गांव को
एक रूपरेखा बदली जा रही है ना। गांव के जो मेन रोड है भाई उसके आसपास पूरे डस्टबिन लगा रखे गए हैं अच्छे से, आपको कचरा वाली गाड़ी आती है घर घर। अरे मैं तो देख के शौक हो गया यार ये सब चीजें, इस बार गाँव गया था तो। ये पंचायत करता है, ये पंचायत का रोल है। बहुत सारे गाँव में तो अभी भी ये सब चीजें मिलती नहीं है। सो आई एम थैंकफुल ये सब चीजें होती, पीपल पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। बिल्कुल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों गलत थोड़ी है। डेमोक्रेटिक, ये तो अभी हमने पढ़ा, देखो 2015 में भी इन्होंने पूछ रखा था, 2015 में पूछ रखा था, तो वही क्वेश्चन 2019 में भी पूछ लिया उन्होंने, 2017 में पूछ लिया उन्होंने। ये होता है रिपीटेशन, आईएएस का पेपर है यार, आईएएस का पेपर का रिपीटेशन है। तुम बोलते हो सीडीएस में नहीं होगा, कैसे नहीं होगा सीडीएस में? जो सीडीएस में तुम बोलते हो ये नहीं होगा, तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, फिर तुम अपनी ही दुनिया में जी रहे हो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बोलता हूं हर जगह का पेपर सॉल्व करो, हर जगह का। और जो तुमको मूर्ख बनाते हैं जो सिर्फ सीडीएस का कराते हैं। चलिए फाइनल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन उतना करेक्ट नहीं है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के बस मेरे को डाउट है, तो इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा, ऑप्शन देख लेता हूं क्या है। तो देखिए 1 2 3 के साथ मैं ज्यादा अच्छे से जाता हूं। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इज नॉट द दैट मच करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स मतलब पीआरआई को, दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बहुत कम दी गई है, बहुत कम स्टेट्स ने दी है, क्योंकि इनको 29 ऐसे पावर्स दे रखी है, 29 सब्जेक्ट्स इनको दे रखे हैं जिसके ऊपर अपना छोटे मोटे हैं, तो उसके ऊपर अपना लॉ बना, लॉ क्या उसके ऊपर रेगुलेट कर सकते हैं लोग, लॉ तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है बाय द वे। तो ये वाला नहीं है, बाकी तो 3 है। चलिए बिल्कुल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ज्यादा इसमें दम नहीं था यार। अब देखो ये आपको नहीं दिखा, ये अभी तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ रखा होगा आपने। चलो अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ? कौन है भाई यहाँ पे? ये है आपकी ग्राम सभा। बहुत लॉजिकल है यार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्यों देंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो भाई हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपका एग्जाम क्लियर करके गया हुआ, तो ग्राम सभा को मिलेगा ना। बहुत लॉजिकल है यार, पेशा एक्ट के अंदर, ये सब पेशा एक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ग्राम सभा शैल बी द वन, ओके। और उसके लिए बहुत बहुत सिंपल है। मैं अगर सही में आंख बंद करके भी अगर मुझे आंसर मारना पड़े ना, मैं ग्राम सभा कर दूंगा, क्योंकि ग्राम सभा को लिटरली ट्राइबल एरिया में और अपने शेड्यूल एरिया में और साथ ही साथ क्या बोलते हैं अपने इवन पंचायती राज में काफी पावर दी गई। पावर मतलब उनको मतलब एक्टिव रोल दिया गया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ग्राम सभा विल बी द आंसर। सोचना ही नहीं है यार, ऐसे में सोचना ही नहीं होता है। देखिए स्टेट डिपार्टमेंट हटा दीजिए, तो भले यहाँ पे ग्राम सभा हो ना, भले में मुझे एक्ट पता हो नहीं पता, लेकिन मुझे पेशा एक्ट पता है। पेशा एक्ट यही बोलता है ग्राम सभा को फुल पावर दी गई है। चलिए अभी देखो पेशा एक्ट आया कि नहीं आया? अरे बहुत 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 भाई बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1996 में पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, मतलब इसका पर्पस ये है कि पंचायती राज हमने ला तो दिया है, लेकिन कुछ वैसे एरिया हैं जो ट्राइबल एरिया है जहां पे वो अपने कस्टमरी लॉज अपने हिसाब से जिंदगी बिता रहे हैं, तो उनकी बीच में दखल अंदाजी ना करते हुए हम चाहेंगे कि वो अपने हिसाब से अपने चीजों को रेगुलेट करें। जैसे कि अपनी माइनर मिनरल्स को, अपने एरिया में पॉन्ड बनाना है, अपने जमीन को सुरक्षित रखना है, तो ग्राम सभा को ज्यादा पावर दी गई है अंडर द पेशा एक्ट। ग्राम सभा हैज अ पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये 5th शेड्यूल के अंदर भी आ जाता है वैसे, कि आप जमीन दूसरों को नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट। माइनर 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 बिल्कुल सही बात है, माइनर बिल्कुल है उनके पास, इसमें बिल्कुल समस्या नहीं है, उनको माइनर पावर दे रखी है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स लिखा है, माइनर फॉरेस्ट ने लिखा है। उस फॉरेस्ट से जो चीजें मिल रही हैं उसके ऊपर इनका कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल है। माइनर मिनरल्स के ऊपर भी वैसे कंट्रोल है इनका। ये माइनर मिनरल्स को भी आप इनसे लीज अगर करते हो ना, तो आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग, देखिए वही लाइन लिखी थी, मैंने तो देखा भी नहीं था यार, तुम्हारी कसम, नहीं मम्मी कसम। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल एरिया, बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला भी सही है। ठीक है, ग्राम सभा को वहां पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा क्या है? माइन एनी, ओ गलती गलती गलती, एनी मिनरल नहीं, माइन, देखो ये होती है गलती, वही मैं रुका यहाँ पे, माइनर मिनरल्स, माई मिस्टेक। देखो ये अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था माइनर मिनरल्स, यहाँ पे एनी मिनरल लिखा है। ये होता है जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम लोग, आता है आता आता है, ये देखिए ये गलती होती है, मुंह पे गलती हो गई। देखिए एनी मिनरल नहीं होना चाहिए, ये देखिए ध्यान आया, ऐसी गलतियां पकड़ते हैं, वहां पे ध्यान गया मेरा। ऐसे एनी मिनरल, माइनर मिनरल रहेगा तो सही हो जाएगा, एनी मिनरल पे नहीं सही होगा। चलिए अभी आपको क्या, अभी मैंने गलती की, अब सच बताऊं आपको याद रहेगा वो, तुम बोलोगे जानबूझ के नहीं की भाई, ये हो जाती है। और सच में ऐसी गलतियां मेरे से भी एग्जाम में 1-2 बार हो चुकी हैं। ऐसी गलतियों को मैं पाप मानता हूं, पाप, मतलब ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, पता होते भी गलती नहीं होनी चाहिए। 1 and 2 इज द राइट आंसर। एनी मिनरल नहीं होगा, प्लीज देखिए, अब बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसको गलती मत करिएगा। अभी
बाकी तो आप पढ़ लीजिए, पेसा एक्ट इनको अथॉरिटी देता है प्रिवेंट लैंड एलिनेशन, बाकी वो सारी चीजें हैं आपको मिल जाएंगी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स देखिए, तेंदुलिप्स का लोग बनाते हैं, बीड़ी बनता है बीड़ी, ठीक है, बैम्बू, महुआ का भी बहुत कुछ बनता है। महुआ की आई थिंक वो बनती है, ताड़ी बनती है ना महुआ की, नहीं महुआ का भी कुछ बनता है, अच्छा खासा बनता है, वो लोग पीते हो उस एरिया में, देखा मैंने, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे हैं, जो यूपी बिहार वाले हैं ना उनको महुआ का पता होगा, महुआ क्या बनता है, ठीक है। और पूर्वांचल वालों को तो बिल्कुल पता होगा महुआ का क्या बनता है। अब मेरे को अचानक याद नहीं आ रहा महुआ का क्या बनता है, नहीं तो मैं बता देता। ताड़ी किसकी बनती हो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तुम में से कोई होगा यार पूर्वांचल का तो मैसेज करना महुआ का क्या बनता है, क्योंकि तुम लोग तो गाँवों में अगर रहे होगे तो बता दोगे, मैं रहा नहीं उतना। चलो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग authority make recommendation to the governor of a state as a principle for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayat in that particular। पहली बात, एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, आपको ये पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन कंपल्सरी प्रोविजन अंडर द पंचायती राज एक्ट। उसमें से एक कंपल्सरी प्रोविजन है कि हर 5 साल बाद गवर्नर किसका गठन करेगा, इसका गठन करेगा, अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, और स्टेट फाइनेंस कमीशन उसको रिकमेंडेशन देगा कि अपने टैक्स कहाँ से वो, मतलब पैसा अपना कैसे एग्यूमेंट करे, वो लोग बढ़ाएं कैसे। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड है। और सेंटर में कौन फाइनेंस कमीशन गठन करेगा? अपना प्रेसिडेंट, वेन एवर ही थिंक फिट, तो इसी गवर्नर भी करेगा। और सेंटर में फाइनेंस कमीशन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। तो यहाँ पे 5 साल के लिए होता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 243 आई में मेंशन है। ये देखिए, आई बोल रहा था ना, आई इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे भाई, क्या क्या करेगा भाई, ये बताएगा ये पंचायती राज को कि वो कहां से टैक्स ले, कहां से फीस कलेक्ट करे। जैसे उन्होंने कोई पार्क बनाया होता है ना, पार्क गांव में बनाए जाते हैं, तो पार्क बनाया तो पार्क से वो फीस कलेक्ट करें, ठीक है। कुछ ऐसा उन्होंने छोटा मोटा कुछ बना दिया जहां पे वो टैक्स ले सकते हैं। ये सब चीजें देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी पंचायती राज की प्रॉब्लम क्या है कि पंचायत अगर कोई चीज बनाएगा तो गांव के लोग हैं, फिर गांव के लोग बोलेंगे देखो सरपंच भैया हमसे पैसा ले रहे हैं, मतलब क्या हो गया, लूट रहे हैं हमको। ये गांव की मेंटेलिटी अगर आपने पंचायत देखी होगी। अब मैं ये बात भोजपुरी बोलने वाला था, लेकिन चलिए पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये सबसे बड़ी समस्या है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम अपने लोगों से पैसा कैसे लें, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की समस्या। जैसे एक जस्ट गिविंग वन ऑफ माई पर्सनल एग्जाम्पल, एक हमारे एरिया में एक स्टेडियम बना है, तो स्टेडियम में वो गांव के बच्चे तो फ्री में जाते हैं। गांव के बच्चे, अभी जैसे जिम ओपन हो गया तो गांव के बच्चे कुछ मेंबरशिप फी थोड़ी बहुत रख दी है, मतलब कि उसकी मेंबरशिप फी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अब गांव का पंचायत ने बनाया उसे, तो कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे गांव के बीच में क्रिकेट के मैचेस कराए जाते हैं। अगर आप गांव में रहे हैं थोड़ा बहुत भी तो आपको आइडिया होगा। अब कहीं भी होता है यार, हर जगह होता है, ये मत बोलना किसी यूपी बिहार की बात करो, इट्स कॉमन एवरीवेयर, ठीक है। तो क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो स्टेडियम में मैचेस कराए जाते हैं, तो उसकी कुछ फीस कलेक्ट की जाती है। तो ये सब चीजें स्टेट फाइनेंस कमीशन को बताता है कि आप कैसे पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। दीज आर द सोर्सेस फॉर द पंचायत टू गेट द मनी, टू गेन द मनी, ठीक है। और पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इंप्रूव कैसे किया जाए उसके ऊपर रिकमेंडेशन देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। और ऐसा नहीं, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी बताता है कि क्या क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन नहीं बताता, वो भी बताता है। तो अंडर आर्टिकल 243 है, काफी चीजें बता दी मैंने आपको। देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में कहां मेंशन है, आई थिंक ये 243 जेड डी के अंदर मेंशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ी सी मेमोरी अच्छी है मेरी। तो 243 जेड डी है, एक बार चेक करना, फिर भी मैं बोलूंगा चेक करना, क्योंकि ये बहुत बारीकी वाली नॉलेज हो जाती है। चेक करना आप इसको। ये मेंशन है म्युनिसिपल काउंसिल, अपना अर्बन लोकल बॉडीज में मेंशन है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। चलिए आगे आप देखिए, एलोकेशन ऑफ फंड कैसे होगा। हाँ देखिए दिया तो है, कैसे गलती कर सकता हूं मैं, इतनी अच्छी गलतियां नहीं करता मैं, छोटी मोटी गलतियां कर देता हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, बट देयर रोल इन लिमिटेड टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नॉट फाइनेंशियल, ये अपना उसमें आएगा जब हम अर्बन लोकल बॉडीज करेंगे ना, तो उसमें आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, असर्शन एंड रीजनिंग क्या है। The 73rd amendment of the constitution is considered to be watershed in the history of local self government। बिल्कुल watershed मतलब भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला सही है। 73rd अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बताता हूं, क्योंकि पहली कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने रिकमेंड किया कि पंचायती राज को बनाओ। हर एक राज्यों ने बनाया, राजस्थान से शुरुआत हुई, फिर आंध्र प्रदेश ने बनाया, फिर महाराष्ट्र ने बनाया, एंड सो ऑन, बहुत सारे राज्यों ने बनाया। लेकिन जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं मिला था, राज्य उसका मजाक बनाते थे, इलेक्शन नहीं कराते थे, इलेक्शन कंडक्ट हो ही नहीं रहा है, उनका बंदा गांव में बैठा हुआ है, मतलब वही गांव चला रहा है। तो कहने का मतलब था पॉलिटिकल
पॉलिटिकल एक तरह से वो बन चुका था, वो मजे वाली बात हो गई थी, पॉलिटिक्स उसके मजे ले रही थी पंचायत के। जब उसको बनाया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो हर 5 साल में इलेक्शन होगा उसमें, वहां पे इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, उसके लिए ग्राम सभा बनाई गई, ये सब चीजें की गई। तो इसलिए इसको एक वन ऑफ द वाटरशेड मोमेंट कहा गया है। इससे पहले भी पंचायत की बात हो चुकी है, लेकिन जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं था, मजाक बनाया जा रहा था। कौन कौन सी कमेटी का नाम लिया मैंने? बलवंत राय मेहता कमेटी, कमेटी के नाम आपको दिमाग में रखने हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, उसके बाद एल एम सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी, ये सब आएंगे, चिंता मत करिए, सब आएंगे, ये सब करा दूंगा इसके अंदर। आपको पूरा पंचायती राज इतना अच्छा कराऊंगा कि इसके बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार लक्ष्मीकांत खोल के अगर मन किया, श्रद्धा हुई तो देख लेना, नहीं तो बहुत सारे बंदे तो आज मुझे मैसेज करते थे कभी कभी कि इतना भी कर लेंगे तो बहुत है। हाँ भाई, इतना भी कर लेगा तो बहुत है। बहुत सारी चीजें बता रहा हूं इसके अंदर मैं। चल आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा शेड्यूल 9 के अंदर, पार्ट 9 के अंदर क्या आता है ये देखो, थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेता हूं। कितने सब्जेक्ट इनको दिए गए हैं? 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, और आगे वाला फिर उसके लिए आ जाता है, अर्बन लोकल बॉडी कहलाता है। 11th शेड्यूल में 10th शेड्यूल किसके लिए? 10th शेड्यूल है हमारा 5th एंड 6th शेड्यूल, नहीं 10th शेड्यूल नहीं, पार्ट 10 किसके लिए है? पार्ट 10 है हमारा जिसके अंदर आर्टिकल 244 आता है, 5th एंड 6th शेड्यूल के अंदर आता है। चलिए अब तो इसको थोड़ा देख लीजिए आप, इसको आराम से, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, पंचायत है, ये अपना यूपीपीसीएस का पेपर है भाई, यूपीपीसीएस सब चालू हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स का कलेक्शन है यहाँ पे। तो कौन से ईयर में आया था पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट? 1996 में आया था। बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी देखिए आर्टिकल 244 के अंदर हम क्या बनाते, 5th शेड्यूल बताया आपको मैंने, देखिए वही तो था सब। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोला था ना आर्टिकल 371 भी कवर होगा, काहे नहीं कवर होगा। देखो किससे रिलेटेड है आर्टिकल 371 जे, हाँ बताया तो था कि आर्टिकल 371 भी कवर करेंगे इसको। तो देखो किससे रिलेटेड है भाई? नागालैंड से तो नहीं है, नागालैंड से तो आर्टिकल नंबर 371 ए है, जो हमने 13th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। महाराष्ट्र गुजरात के बारे में तो आर्टिकल 371 में ही दिया हुआ है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में दिया है। लद्दाख के बारे में अभी तक ऐसे कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्टिकल 371 जे किससे होगा? हैदराबाद और कर्नाटका से रिलेटेड होगा। हैदराबाद कर्नाटक के कुछ स्पेशल एरियाज हैं, उनसे डील किया जाएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा भाई लोग, 370 भाई और बहनों, 371 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागालैंड के लिए है, जहां पे नागालैंड के स्टेट असेंबली को अलाउ किया गया कि वो डिसाइड करें कि कुछ जो लॉज है, सर्टन लॉज हैं, जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस, उनके कस्टमरी लॉज और लैंड ओनरशिप एंड द उनके जो लोकल जस्टिस है उससे रिलेटेड होगा। तो पार्लियामेंट के लॉज वहां पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होंगे, विद सर्टन अमेंडमेंट लाए जाएंगे वहां पे। ये बात की गई नागालैंड की और मिजोरम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलिएगा मत। नागालैंड और मिजोरम, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया नागालैंड मिजोरम को। चलिए तो थोड़ा सा आप देखिए, ये कौन, ये वाले एरियाज हैं यहाँ पे, बिदर, कलबुर्गी, गुलबर्गा जिसको बोलते हैं, यदि ये सब एरियाज के लिए कुछ सर्टन प्रोविजन बनाए गए फॉर द डेवलपमेंट, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं है सच बोलूं तो मैं। बस आपको याद रखना आर्टिकल 371 जे। जब आप राज्य के पीसीएस का एग्जाम देते हैं ना, तो लोग ऐसे इतने इस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल एरिया शेल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, कौन से राज्य में अप्लाई नहीं होगा भैया? ये अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे? बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में बोलूं तो यहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, तो उनको वैसे भी यहाँ पे एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है। तो आर्टिकल 243M क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश शुड बी इम्प्लीकेटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द पार्ट 9। पार्ट 9 क्या है? पंचायत से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप दिमाग में रखेंगे। देखिए, मैंडेट exempt certain state from this provision, particularly the northeast state where the tribal population is dominated, article 243 है। ये आपको कहाँ मिलेगा? अब PIQ करेंगे तभी मिलेगा ना। अरुणाचल प्रदेश is fully tribal and does not have a significant scheduled caste population, therefore reservation for the SC does not apply for the पंचायती election। अब देखिए, अब 243M तुमको कोई पढ़ा रहा है तो अलग से ऐसे जब क्वेश्चन करोगे तभी आपको पता चलेगा, और कुछ कोई तरीका इसमें अंदर नहीं है। प्लीज मेक श्योर करिए। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अभी देखो ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। वैसे सही बताऊं, मैं अगर होता तो मैं सच में अरुणाचल प्रदेश क्यों मारता। असम वैसे भी नहीं मारता, क्योंकि असम के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, तो असम तो वैसे भी साइड कर देता मैं, ठीक है। मतलब असम नहीं होता यहाँ पे, असम के अंदर आ जाता, वैसे असम के अंदर आ जाता, सॉरी माय मिस्टेक, असम के अंदर थोड़ा बहुत आ जाता, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा जाता मैं। चलिए बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट, अरे ऊपर ही बताया था कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? चीफ मिनिस्टर। काई का चीफ मिनिस्टर करेगा? कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ऊपर ही बता चुका हूं, अंदर आर्टिकल 243I। अब देखिए, अब याद करना 243I क्या है।
बार बार क्या करेगा, बताएगा भाई कि कैसे टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, कैसे फीस कैसे कलेक्ट करना है, ग्रांटी नेट पंचायत को कहां से मिलेगा, पैसा कहां कहां कैसे आने वाला है, ये सब उनको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 243I, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा अब प्रॉब्लम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अब देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ भाई है, आर्टिकल 243 के अंदर आता है, के बोल रहा था ना, के इंपॉर्टेंट है। स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, देखिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऐसी कोई बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हाँ करेक्ट, आई थिंक है करेक्ट करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इसको नगर पंचायत हम बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं वेट वेट वेट, नहीं नहीं वेट, नहीं ये नहीं है, ये बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है, सॉरी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है। चलिए तो नहीं होगा यार, 243B में जब मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन ही है ना, हाँ बिल्कुल मेंशन है। चलिए स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर के बारे में नहीं है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बिकॉज स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाता है अंडर द आर्टिकल 324, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका अपॉइंट करता है, एक ऑफिसर है एक तरह से बस, तो इसके बारे में सच कोई अथॉरिटी की बात नहीं की गई। तो ऊपर के 3 है, तीनों के आर्टिकल आपको बता दिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में बता दिया आपको मैंने, तो बिल्कुल आप इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे। चलिए तो ये होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका आंसर 1, 2 and 3। अब इसको देख लेना भाई आराम से, चलो सॉरी 1, ये देखो ये कांड कर रखा है यहाँ पे, 1, 2 and 3 होगा। तो वीडियो देख लेना मेरा, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, कभी कभी पीडीएफ में गलतियां होती हैं, इसलिए बोलता हूँ वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। यूनियन फाइनेंस कमीशन डज नॉट हैव एनी रोल इन द कंसिडरिंग मेजर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लोकल बॉडीज। अभी तो ऊपर बताया था मैंने कि जो हमारी, अब फाइनेंस कमीशन अगर आप पढ़ोगे ना तो फाइनेंस कमीशन में बोला गया है कि दे ऑल्सो रिकमेंड, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी रिकमेंडेशन देते हैं कि कैसे भाई उन्हें फाइनेंस के सोर्सेस कलेक्ट करवाने फ्रॉम द लोकल बॉडीज, ये बिल्कुल सजेशन देते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, कैसे नहीं करेंगे ये लोग। सो द स्टेटमेंट इज, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। असर्शन रॉन्ग होता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या बचता है, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, बट चलिए यही बचता है बस, तो पहला लाइन गलत हो गया। 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लोकल गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी स्टेट सब्जेक्ट। ये देखिए लोगों को क्या लगता है, जब ऊपर आपको बताया था ना क्वेश्चन आया था हमारा, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के अंदर अपने आप में आप पंचायत को अलग बॉडी बनाएंगे, अलग एक तरह से वो बनाएंगे, एक अलग से एक फेडरल स्टेटस देंगे उसको। हमने इसको कोई अलग से फेडरल स्टेटस नहीं दिया है, पंचायत इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट, पंचायत इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द लोकल बॉडी, इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट। तो पंचायत कोई अलग से वो नहीं है, पंचायत उसी में से निकाल के हमने एक अलग से बना दिया है। और पंचायत के बारे में मेंशन कहां था, आर्टिकल 40 में मेंशन था, गार्डियन प्रिंसिपल में मेंशन था कि स्टेट शैल एंडेवर टू सेट अप द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चलिए तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, दैट इज रीजन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए देखो आर्टिकल 371 किसके बारे में भैया, महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371A किसके बारे में है, ए नागालैंड, याद करिए अभी कौन से अमेंडमेंट के बाद, 13th अमेंडमेंट के बाद, बिल्कुल कोई गलत बोल रहा हूं, नहीं गलत तो नहीं बोलूंगा मैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में कहां मेंशन है, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में मेंशन है आपको आर्टिकल 371D और आर्टिकल 371E, तो यहां पे दोनों जाएगा इसके लिए, तो आर्टिकल 371D भी जाएगा और आर्टिकल 371E भी जाएगा, आपको बोला था ये बता दूंगा। अब देखिए कैसे, देखिए पहले तेलंगाना वैसे भी बाद में बना है, तो पहले तो जो कुछ स्टेटस थे आंध्र प्रदेश के लिए वो तेलंगाना के लिए भी कंटिन्यू कर दिए गए अंडर आर्टिकल 371D, लेकिन आर्टिकल 371E स्पेशली आंध्र प्रदेश के लिए है, जो उसके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, तो दैट इज ओनली फॉर द आंध्र प्रदेश, नॉट फॉर द तेलंगाना। तो आर्टिकल 371D आपको दोनों के लिए मिलेगा, वेयर एज आर्टिकल 371E आपको सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए मिलेगा। चलिए जम्मू कश्मीर के लिए आपको पता है आर्टिकल 370 था जो अभी नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए हमें। चलिए देखिए विदर्भ मराठावाड़ा, मराठावाड़ा लिटरली बहुत अंडरडेवलप एरिया है यार, विदर्भ मराठावाड़ा एरिया। ओके, जब आप देखते हो ना कि महाराष्ट्र में बात होती है कि पानी की कमी ये सब, तो इसी रीजन की बात होती है, रेन शैडो रीजन में आता है, ये प्रॉब्लम है। सौराष्ट्र एंड कच्छ अपने इसकी अगेन है, गवर्नर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे कि आर्टिकल 371J में दिया गया था, किसके लिए, हैदराबाद और तेलंगाना, हैदराबाद और इसके अपना कर्नाटक वाले रीजन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 371B आपको बताऊं, 371B एक बार सीडीएस में पूछा हुआ था, वो मेरा आखिरी पेपर था, मुझे आज भी याद है,
जिसमें मैं तुक्का मार के आया, तुक्का नहीं कैलकुलेटेड गेस था मेरा वो, आसाम मैंने मारा था, आसाम सही था क्योंकि मुझे नागालैंड और यही ऑप्शन भी सेम थे यार, ऑप्शन भी सेम थे। महाराष्ट्र गुजरात पता है, ये आर्टिकल 371 में आता है। नागालैंड आपको बता चुका हूं आर्टिकल 371 ए में आता है, 13th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। असम आता है आर्टिकल 371 बी में आता है, जो हमने किसके लिए कब ऐड किया था, 22nd अमेंडमेंट के बाद हमने ऐड किया था, पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया है बार बार, ये मत समझो कि नहीं पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज एडेड आफ्टर द 22nd अमेंडमेंट। देखिए, it allow for the creation of a committee of the Assam Legislative Assembly consisting of the member elected for the tribal area of the state। चलिए, इतना नहीं पूछते वैसे, बट पर्पस वही है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को डील करने के लिए, उनके कंसर्न को डील करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बताइए कौन सा होगा, वो होगा नागालैंड। अगेन क्या बोला था, कुछ वैसे स्टेट्स हैं, सर्टेन स्टेट्स है ना जिसके लिए हमको प्रोविड कर रखा है, तो देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ पे, कुछ एक्सेप्शन दिमाग में रखिए, एंड नागालैंड इज वन ऑफ द सच स्टेट, ठीक है भाई। नागालैंड में विलेज काउंसिल बनती है, विलेज काउंसिल एक्ट के अंडर, वहां पे उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप किया गया है। बट कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका नाम अब लिख लीजिए जरा, लिखवा देता हूं मैं। अंडर आर्टिकल नंबर 243 एम आया था ना, एम अभी थोड़ी देर पहले, कौन कौन से स्टेट हैं, एक है नागालैंड, ये भी पूछा है, आपको मिलेगा, चिंता मत करिए, आएगा, आगे आएगा। नागालैंड है, मेघालय है, एक कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मिजोरम है, ठीक है, और हिली एरिया ऑफ मणिपुर, और कुछ यहां पे दार्जिलिंग के कुछ एरियाज हैं वो भी यहां पे हैं वैसे तो, बट ये यहां पे कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपके पंचायती राज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्लीज लिख लेना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विलेज काउंसिल होती है यहाँ पे, ओके, नागालैंड में, बाकी आपको बता दिया मैंने। अब देखिए, आपके लिए अलग से मैंने लिस्ट बना रखी है यहाँ पे, प्लीज इसको पढ़िए। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड 371 ऑलरेडी बता, देखिए कस्टमरी लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, लैंड ओनरशिप राइट एंड प्लस रिसोर्सेस, लोकल रिसोर्सेस को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है इनके द्वारा। आसाम के लिए बताया मैंने, मणिपुर आर्टिकल 371 सी में आता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए बता दिया मैंने। देखिए, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए है। एफ बहुत पहले बता चुका हूं, ये हमने 36th अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है हमारा। और सिक्किम के अंदर कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स है, 30 सीट्स है, ये भी पूछा गया है। मिजोरम के लिए अलग से, तो क्या बोला था मैंने, 371 ए और 371 जी, दैट इज फॉर मिजोरम। देखिए, सब कुछ आपको सेम मिलेगा, सिमिलर टू नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम और नागालैंड को साथ में पढ़ के रख के पढ़ना, लाइन बाय लाइन सेम मिलेगी, लाइन बाय लाइन। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए एच है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीट है, 40 सीट है। गोवा में 30 सीट्स है, ये पूछेगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये तो हमने पढ़ाई दिया आपको। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एक एक से क्वेश्चन आएगा ना, तब कितने आपको यहाँ पे याद करा दिया मैंने। 371 महाराष्ट्र, और इसके लिए अपने गुजरात के लिए, महाराष्ट्र में कौन सा एरिया, विदर्भ और मराठावाड़ा, और वहां पे कच्छ और सौराष्ट्र है। उसके बाद आर्टिकल 371 किससे रिलेटेड है, अपना नागालैंड से, जो कि हमने 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है। आर्टिकल 371 भी किससे है, आसाम से है। आर्टिकल 371 सी आपको किससे मिलेगा, मणिपुर से है। आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए। आर्टिकल 371 ई किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए बस। एफ किसके लिए, सिक्किम के लिए, 36 अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 371 ई जी एफ के बाद, हाँ जी, ए अपना मिजोरम के साथ है। देखिए, जी को और ए को याद करिए साथ में, ठीक है। उसके बाद जी के बाद एच आता है, एच को मैंने अरुणाचल प्रदेश से याद किया है, और आई गोवा है, और बाकी नीचे वाला तो आपको जी तो आपको पता ही है, ए पे है। चलिए, ये प्लीज याद करिए, पर्पस वही है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए रखा मैंने, ये की टेकअवे है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस को पावर दी जाती है तो पूछा जाता है। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट, कौन कौन से स्टेट है भाई जो पेस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, जहां पे इन्फोर्सिबल नहीं है, वो कौन कौन से राज्य हैं भैया, बताइए कौन कौन से राज्य हैं, पहले लिखवा दूं। तो देखिए, राजस्थान तो है, राजस्थान पीसेस का तो राजस्थान तो रहेगा, राजस्थान है, तेलंगाना भी है, महाराष्ट्र भी है, तो आपको बताया था मैंने। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये भी है, आपको सीक्वेंस याद है ना, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, और ऊपर है हिमाचल। अब देखिए कौन सा इसमें नहीं है, असम, मेघालय और तमिलनाडु, ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये पीस एक्ट के अंदर कवर नहीं है। 10 स्टेट कवर है, 10 के नाम याद रखिए, ये सारे के सारे 10 स्टेट उन्होंने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक एमपी इन्होंने नहीं दिया, एमपी यहाँ पे नहीं है, तो 10वां यहाँ पे एमपी है।
और हिमाचल ऊपर है कहीं पे। इसको सीक्वेंस में मैंने लर्न करा है, इसलिए करा है ये मैप फॉर्म कर देता है, सीधा मैप बन जाएगा। आप मैप खोल के बैठेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैप बनाया मैंने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बीच में सबसे कनेक्टेड एमपी मतलब सबसे भी कनेक्टेड नहीं है लेकिन बीच में है, और हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। चलिए आप पढ़िएगा इसको, ये अलग से मेरा इसके ऊपर वीडियो भी है, अगर देखना चाहें दिली इच्छा है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ो, मना क्या, मैं तो चाहता हूं देखो यार। हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा भैया इनका? स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 के है, ये ऐसे याद करते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई है। अच्छा एक और बात भूलो मत, 243 स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों में बात करता है, दोनों मतलब अर्बन लोकल बॉडीज और यहाँ पे पंचायत, दोनों के लिए दोनों में बात होगी ना इसकी। तो आर्टिकल 243 के तो सिर्फ पंचायत की इलेक्शन की बात कर रहा है, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन कौन कराएगा? वो भी इलेक्शन कमीशन ही कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन उसके बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? वो आर्टिकल नंबर है हमारा 243Z, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ए है, ZA है। थोड़ा लिख लीजिए यार, क्या करो मजबूरी है। प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, बिल्कुल सही है। एक और बात, म्युनिसिपैलिटी और इसके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, और जो हमारा सेंटर वाला इलेक्शन कमीशन है वो इसके इलेक्शन को नहीं कराता है, बार बार बोल रहा हूं मैं। कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, बिल्कुल सही बात है, करता है, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज बात बोली गई है। कंडक्ट इलेक्शन ऑफ अदर बॉडीज इन एडिशन टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन बाय द गवर्नर। तो इफ आई नॉट रॉन्ग, ये वाला सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, मेरे को लगता नहीं कि गलत होगा। नहीं होगा क्या? अच्छा, ओनली टू द पंचायत, करेक्ट, लगता तो यही है, देखेंगे इसको, मैं डाउटफुल है इसके लिए, ऑप्शन के हिसाब से भी निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट द इलेक्शन एज असाइन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको कब से असाइन करने लगा? इनको तो भाई सीधा अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पता है ना इन्हें क्या करना है। तो फोर्थ वाला तो गलत हो जाएगा, 1 and 2। तो वो थर्ड वाला डाउट था यहाँ पे। गवर्नर के, अच्छा गवर्नर के डायरेक्शन में काम नहीं करते, इनको डायरेक्टली दे रखा ओनली टू द दिस पंचायत एंड असेंबली, दिस अपना अर्बन लोकल बॉडी, माय मिस्टेक, अर्बन लोकल बॉडी, इनके इलेक्शन कराता है, बाकी कराने की इसे जरूरत नहीं है, बाकी इसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता, ठीक है, कोई इसे अलग से बोला नहीं जाता, बस सिंपल सी बात है। देखिए जेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड फंक्शन ऑटोनोमसली विद इन द स्टेट। अच्छा एक और बात, अभी बता ही रहा हूं तो बता देता हूं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है गवर्नर। लेकिन क्या रिमूव भी कर सकता है? नहीं, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट तो करता है लेकिन रिमूव नहीं कर सकता। दे विल बी रिमूव्ड एज द हाई कोर्ट के जज जैसा रिमूव होता है उसी तरह से रिमूव किया जाएगा इनको। और हाई कोर्ट का जज को रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो इसका मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर नहीं रिमूव कर सकता है। दे विल बी रिमूव इन सच अ मैनर एज अ हाई कोर्ट जज रिमूव्ड, सिंपल है। और सेंटर में क्या होता है? सेंटर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाता है? इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव। और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं साथ में, उनको आप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। चलिए पढ़िए जरा, आर्टिकल 324 के अंदर दिया हुआ है, अब इसको आप कर सकते हैं। 3 टियर, अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार उन्होंने सोचा था अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता के ऊपर बनाने के लिए, बना के रखा भी है, मेरा पीडीएफ पड़ा है, बस थोड़ा व्यूज कम आया था तो मैंने बनाया नहीं था। व्यूज क्या 40-50 व्यूज जाते हैं, हट नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ा दिमाग खराब हो गया था मेरा। द कमिटी विच रिकमेंड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता जी ने किया था। पहली उनकी कमेटी थी जो 1957 में सेटअप की गई थी। उन्होंने बोला था कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए भाई। यहाँ पे सबसे लोकल पे गांव लेवल पे विलेज पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पंचायत समिति और अपना फिर जिला परिषद आना चाहिए, ये उन्होंने बताया था इसके बारे में। अशोक मेहता जी ने 2 लेवल बताया था। उन्होंने बताया था कि भाई विलेज लेवल की जरूरत नहीं, उन्होंने ब्लॉक लेवल की सीधी बात की थी, 5-6 गाँव को मिला के एक पंचायत बनानी चाहिए और फिर सीधा जिला के लेवल की बात की थी। उन्होंने न्याय पंचायत की बात की थी, न्याय पंचायत की बात की थी उन्होंने। न्याय मतलब जो जुडिशियल पावर्स दी जानी चाहिए उनको, और छोटे मोटे जो किस्से होते हैं ना, सब इश्यूज होते हैं, उसको गांव लेवल पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ये उनका मेन था, ये पर्पस था उनका। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता जी की कमेटी। और सबसे पहले पंचायती राज किसने सेटअप किया था अपने एरिया में? राजस्थान ने किया था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए आगे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। देखिए ये है इनका पूरा। अशोक मेहता कमेटी 2 सिस्टम, मंडल पंचायत की बात इन्होंने की थी। मंडल पंचायत वही है 4-5 गांव को मिला के, ठीक है। जीवीके राव कमेटी भी अगेन इससे एसोसिएटेड है और एलएम सिंघवी कमेटी भी इससे एसोसिएटेड है, पूछा जाता है इनके बारे में वैसे।
द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल अर्बन लोकल बॉडी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, भाई स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से केस में भाई अर्बन मतलब इनको वो करती है, इन रिस्पेक्ट टू द सिटीजन ग्रीवेंसेस, क्या लगता है आपको भाई कौन कौन से केस में करते हैं? बिल्कुल लेजिस्लेटिव मैटर, फाइनेंशियल मैटर, पर्सनल मैटर, ये तो मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे कौन सा होगा? देखिए लेजिस्लेटिव मैटर में करता है। अच्छा ऑप्शन तो देखो, अरे यार ऑप्शन मिस नहीं है इसमें, आई थिंक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। लेजिस्लेटिव बिल्कुल, बिकॉज सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के सारे सब्जेक्ट हैं। ओके फाइनेंशियल मैटर बिल्कुल, इनको फाइनेंशियल एडवाइस देना है, जो भी सजेशन देना उनके ऊपर, इनको पैसे कहाँ से भाई पैसे दिए जाएंगे, इनको टैक्स कहाँ से दिए जाएंगे, सब चीज़ें बिल्कुल अर्बन लोकल बॉडी का स्टेट गवर्नमेंट देख सकता है, डिटरमाइन कर सकता है कि तुम्हें भाई कहाँ कहाँ से पैसे का सोर्स है, वो बिल्कुल बता सकता है। और पर्सनल मैटर से बिल्कुल, तो यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस तो बिल्कुल नहीं होगा, ये खुद अपना डील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आधा है क्योंकि इसका ऑप्शन होने चाहिए, ये सब बहुत सारी चीजें कर सकता है, तो ऊपर के 3 तो कर सकता है, सिटीजन ग्रीवेंसेस भी कर सकता है मुझे ऐसा लगता है, बट इसका ऑप्शन नहीं, इसलिए मैं इसको अभी अटेम्प्ट नहीं देना चाहूंगा। विद ऑप्शन आई थिंक इट विल बी गुड टू अटेम्प्ट। आई थिंक लेजिस्लेटिव पावर है बिल्कुल, फाइनेंशियल पावर भी है, पर्सनल मैटर भी है बिल्कुल, जैसे कि हायर ऑफिशियल के अपॉइंटमेंट रिलेटेड। अच्छा ये नहीं है, तो चलिए इसको पढ़ सकते हैं आप, इसमें यू विल गेट अ फेयर आइडिया। चलो हाँ 74th अमेंडमेंट। अब यहाँ पे 73rd की बहुत बातें हो गई भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलूंगा मैं, क्यों बोलूंगा मालूम है? क्योंकि यहाँ पे जितनी कमिटीज के नाम लिखा है ना, एग्जाम में अलग से एक बार बीपीएससी में पूछा था और तुम्हारे अपने सीडीएस या सीएपीएफ में पूछा था कि कितनी कमिटीज के बारे में मेंशन है, कितने टाइप की कमिटीज मेंशन है इन द 74th अमेंडमेंट, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज में कितनी कमिटीज के बारे में मेंशन कर रखा है, ये अलग से क्वेश्चन आता है क्योंकि हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज नहीं पढ़ते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, ठीक है? तो बताइए यहाँ पे भाई 73rd। अब वार्ड कमेटी तो बिल्कुल है, वार्ड कमेटी के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, वार्ड कमेटी बिल्कुल होती है जो टेरिटोरियल एरियाज पे बनाई जाती है, सबसे छोटा वार्ड होता है उसके अंदर। आप वार्ड का नंबर होता है 15 वार्ड, 16 वार्ड, 17 वार्ड, ऐसे वार्ड होते हैं, तो वार्ड कमेटी तो बिल्कुल बनती है यहाँ पे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी नहीं बनती, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ऑलरेडी जेडबी में आपको बता दिया 243 जेडबी बिल्कुल बनती है, म्युनिसिपल कमेटी यहाँ पे नहीं बनती है। चलिए तो 1 को हटा दीजिए, आपके आंसर मिल जाएंगे 2, 3, 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आर्टिकल देख लो, आर्टिकल से जरूरत नहीं है, देखो। और कितने टाइप के यहाँ पे बनाए जाते हैं, कितने टाइप की इन्होंने अर्बन लोकल बॉडी बताई है, ये भी बताना चाहिए। नगर पंचायत बनाया है, बताया है इन्होंने, म्युनिसिपैलिटी बताई है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताया है इन्होंने। 3 टाइप की इन्होंने अर्बन लोकल बॉडी बताई है अंडर दिस अमेंडमेंट 74th। और कौन से पार्ट में? पार्ट 9A में है। चलिए तो ये वाला इसका आंसर नहीं है। देखिए 243S। अब इतने आर्टिकल मत लर्न करो यार, देखो क्या बनता है। एक्ट मैंडेट द क्रिएशन ऑफ वार्ड कमिटी इन म्युनिसिपैलिटीज विद इन द पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। मेट्रोपॉलिटन कमिटी जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इतना मत दिमाग में रखो, अगेन बोलूंगा इतना नहीं लर्न कर पाओगे आप, बट एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, काफी बार पूछा जाता है, बहुत बार नाम आता है इसका, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है फॉर्म्ड इन बिग सिटीज हैविंग अ डेफिनाइट एरिया एंड पॉपुलेशन। जिसकी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती है। बात सही, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ बिग सिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज डेंस पॉपुलेशन में भाई बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, गवर्नेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स तो है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे बनाए जाते हैं। देखिए क्यों ये लाइन लिखी है, क्योंकि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कोई इजी टास्क नहीं है, दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव अ बिग बॉडी। सो रीजन इज करेक्ट फॉर द असर्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए तो यहाँ पे सही है। कौन सा होता है? ए वाला होता है। देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, एक बार रीड कर लेना बस, ज्यादा वो नहीं लेना। अब आ जाओ जरा वापस से। छत्तीसगढ़ पीसीएस इन ग्राम पंचायत देर कैन बी मोर देन 1 विलेज। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे विलेजेस होते हैं यार, छोटे मोटे विलेजेस को आप मिला के वो बना देते हो, तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो माय विलेज इज लिटरली बिग, बहुत ही बड़ा है अपने आप में वो, तो अपने आप में बताओ एशिया के 2nd या 3rd गांव में से आता है वो, इतना बड़ा है वो, तो उसमें थोड़ी आप दूसरा गांव ऐड करोगे। लेकिन अब मैं आसपास के गांव को जब देखता हूं मैं, तो लिटरली देखता हूं कि बहुत छोटे छोटे, तो उनको कंबाइन करके एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। हर एक ग्राम में ग्राम पंचायत बनाना इफिशिएंट भी नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज हेल्ड इन ईच विलेज। देखिए ईच विलेज नहीं भाई, जब आपने कंबाइन करके बनाया तो सब जगह बनाओगे ना आप, तो हाँ मतलब ईच यार जनरलाइज स्टेटमेंट तो सही है, वैसे जनरलाइज स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ईच विलेज, ठीक है। अब पहले वाले को रेफरेंस लेके करूं तो गलत हो जाऊंगा मैं, लेकिन वैसे तो स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि जिस गांव में ग्राम सभा बनी, मतलब ग्राम सभा उस वहां पे मीटिंग तो होगी ना। इसका पर्पस होता है कि एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार मिले वो लोग, एटलीस्ट 2 बार तो मिले, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 2 बार उनकी मीटिंग हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट जनरलाइज स्टेटमेंट सही जाएगा। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज हेल्ड इन हेडक्वार्टर ऑफ द ग्राम पंचायत।
तो देखिए एज सच यहाँ पे नहीं है, हेडक्वार्टर ऑफ द ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं वहां पे, नॉट हेल्ड, बट जहां पे पंच डिसाइड करेंगे वैसा होगा। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज हेल्ड इन ईच विलेज। अब देखो ऊपर वाले में क्या गलती है रे, मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज हेल्ड इन ईच विलेज दोनों तो सही है, क्या गलती हो रही है यहाँ पे? अरे यार ऊपर ग्राम सभा लिखा है ना, हाँ ग्राम पंचायत, नहीं नहीं ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जनरलाइज हो गया, ठीक है। अभी देखो अंतर देखो जरा, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत हमने बनाई है, 4 विलेज को मिला के एक ग्राम पंचायत बनी है, ये देखो जरा समझो, अब जरा चीजों को समझा देता हूं मैं। लेकिन हर एक गांव में अपनी अपनी ग्राम सभा होगी, करेक्ट, अपने अपने हर एक गांव में अपनी अपनी ग्राम सभा होगी, तो ग्राम सभा अपनी मीटिंग कर सकती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राम सभा तो अपनी मीटिंग कर सकती है, जहां चाहे वहां मीटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत की मीटिंग अपने हेडक्वार्टर पे होगी, और ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होगी 4-5 को मिला के अगर एक ग्राम पंचायत बना रहे हो आप, तो अपनी मीटिंग एक जगह पे करेंगे ना, वो थोड़ी हर एक गांव में जाके करेंगे। तो ये वाला इसलिए गलत हो जा रहा है, ये भी इसलिए गलत हो जा रहा है। चलिए, मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज हेल्ड इन हेडक्वार्टर ऑफ द ग्राम पंचायत, ये तो सही है, तो फर्स्ट और 2 और 5 सही है यहाँ पे। देखिए अब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं, ग्राम सभा, अरे थोड़ा कंफ्यूजिंग मार रहा है वापस से, देखो थोड़ा सा प्लीज क्लियर करना चाहता हूं मैं। जब मैं 4 या 5 विलेज को मिला के बनाता हूं ग्राम पंचायत, क्या बनाता हूं मैं, ग्राम पंचायत बनाता हूं 4 या 5 विलेज को मिला के, लेकिन हर एक गांव में अपनी ग्राम सभा बनेगी, बिल्कुल। अब वो मीटिंग जहां चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, तो दे कैन होल्ड द मीटिंग एंड दे कैन आल्सो होल्ड द मीटिंग व्हेनेवर दे वांट, दे डोंट नीड टू गो टू हेडक्वार्टर, इसलिए थर्ड वाला गलत हो गया। लेकिन जब 3, 4 या 5 को मिलाकर अपने ग्राम पंचायत बनाएंगे, तो उनकी मीटिंग वहीं पे होगी जहां पे ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी, जो उनका हेडक्वार्टर होगा जनरली, तो इसलिए यहाँ पे मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज हेल्ड इन, बिल्कुल ही सही जाएगा यहाँ पे। अब ग्राम पंचायत हर एक गांव में जाके मीटिंग नहीं करेगा, वहीं पे मीटिंग करेगा, भले गांव मतलब सबको बुलावा दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे 1, 2 और 5 सही होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं भाई, लिटरली बहुत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इफ अ कैंडिडेट एक्सपायर बिफोर पोलिंग, मर गया कैंडिडेट ही मर गया, इन द पंचायत इलेक्शन व्हाट शुड हैपन, पोलिंग शैल बी पोस्टपोन। आपको क्या लगता है यार, 10 कैंडिडेट अगर हैं, एक मर गया तो पोलिंग पोस्टपोन कर देंगे? आपको क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता। इधर इधर अगर क्लास के मॉनिटर का अगर वो चल रहा है और एक उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, तो दूसरा जो है उसको बना देंगे, चलो तू बन गया, ये थोड़ी पोस्टपोन होगा यार। पोलिंग शैल नॉट बी पोस्टपोन, हाँ भाई पोलिंग शैल नॉट बी पोस्टपोन, व्हाई शुड इट बी पोस्टपोन, ठीक है, ठीक है, पोलिंग शैल नॉट बी पोस्टपोन, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सेकंड वाला सही जाएगा हमारा, ठीक है। इफ ओनली 1 कैंडिडेट रिमेन देन पोलिंग विल बी पोस्टपोन, ओनली 1 कैंडिडेट रिमेन, देखते हैं, इफ मोर देन 1 कैंडिडेट रिमेन देन पोलिंग विल नॉट बी पोस्टपोन, ये तो सही है। इफ ओनली 1 कैंडिडेट रिमेन, हाँ ये तो सही बोल सकते हैं, ओनली एक ही कैंडिडेट अगर रह गया तो उस केस में बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिकॉज इफ एक ही कैंडिडेट अगर है, मतलब एक मर गया और एक कैंडिडेट, तो ऑफकोर्स ही बात है, कोई कंटेस्टेड कैंडिडेट वहां पे नहीं होता, तो इन दैट केस आप एक फ्रेश इलेक्शन के लिए बोल सकते हो, तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड वाला जाएगा, फोर्थ वाला भी सही जा सकता है, थर्ड एंड फोर्थ सी होगा यहाँ पे, ज्यादा सही लग रहा है हमारे हिसाब से, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। देखो, इफ ओनली 1 कैंडिडेट रिमेन आफ्टर द डेथ ऑफ अनदर कैंडिडेट देन पोलिंग विल बी पोस्टपोन एंड देयर विल बी नो कंटेस्ट। चलिए, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, इफ मोर देन 1 कैंडिडेट रिमेन देन पोलिंग विल नॉट बी पोस्टपोन, ऑफ कोर्स सही है, तो थर्ड एंड फोर्थ सही होगा यहाँ पे। चलिए, म्युनिसिपल काउंसिल की बात करते हैं। द टेन्योर ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज काउंटेड फ्रॉम द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द, नहीं इलेक्शन रिजल्ट नहीं, फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, तो पहला गलत होगा, सेकंड सही हो जाएगा। टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है, सही है। If the municipal council is dissolved in 2 years, the new municipal council will for the remaining 3 years. हाँ बिल्कुल वही उसी तरह से काम होता है जैसे कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत होता है ना, जब एक डिसॉल्व हो गया तो रिमेनिंग पीरियड के लिए एक बनेगा, बिल्कुल सही है, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला भी सही जाएगा, फोर्थ वाला भी सही जाएगा। इफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज डिसॉल्व इन 2 years, then the new municipal, नहीं 5 साल के लिए नहीं बनेगा, तो 2, 3, 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। ये बहुत सिंपल था, 2, 3, 4 देख लो कहाँ है, 2, 3, 4 यहाँ पे। चलिए, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे आराम से, मिल जाएगा आपको, बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है ऐसे। वार्ड कमिटी ऑफ अ नगर पंचायत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। वार्ड कमिटी कहां बनेगी? वार्ड कमिटी इज फॉर्म विद सम वार्ड ऑफ अ नगर पंचायत, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, विद सम वार्ड मतलब कुछ वार्ड को मिला के यहाँ पे नगर पंचायत, तो बिल्कुल सही है भाई। अर्बन लोकल बॉडी का एक कंसेप्ट, एक कमिटी है। द काउंसिलर इलेक्टेड, उसका जो काउंसिलर इलेक्ट किया जाएगा ऑफ द वार्ड, फ्रॉम द वार्ड बिकम इट्स मेंबर, बिल्कुल सही है भाई। काउंसिलर मतलब एक तरह से उसका हेड, बिल्कुल सही है। और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाएगा, वो भी कैसे किया जाएगा? बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ये लिख देता हूं यहाँ पे मैं, कभी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। चलिए, 2 members आर नॉमिनेटेड इन द कमिटी रिसाइडिंग इन द वार्ड, ये किसने बोला है? ये कहां लिखा है? ठीक है, अच्छा ये
पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरे को भी देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल है। मैं इसको चेक कर, मैं भरोसा नहीं लेता इसका भरोसा नहीं लेता मैं। द चेयरमैन ऑफ द वार्ड कमिटी इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नगर पंचायत, ये नहीं है, बिकॉज ये जब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हुआ तो डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाएगा ये, तो ये तो फोर्थ वाला तो गलत है। तो ऑप्शन के साथ डील करते हैं जरा, फोर्थ वाला गलत है, मैं भरोसा हूं इसके साथ, फोर्थ वाला हटा दो। अरे यार डाउट हो गया तो चलो देखते हैं यार, बिकॉज थर्ड वाले में अभी भी डाउटफुल, फर्स्ट और सेकंड तो सही है पूरी तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड में डाउटफुल हो गया थोड़ा सा मैं। चलो 2% नॉमिनेट होते कि नहीं थे देखते हैं जरा। इन सम स्टेट, वही तो इश्यू है ना, ये इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस। चलिए कोई नहीं, कुछ स्टेट में 2 नॉमिनेटेड रेसिडेंट ऑफ द वार्ड कैन बी इंक्लूडेड टू रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट, बिल्कुल, तो ये थोड़ा अलग से इन्फॉर्मेशन है, जरा नोट डाउन करिए, बाकी तो पता ही था आपको, बताया था मैंने। वन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर होगा इसका कमिटी का हेड, जो काउंसिलर जो चेयरमैन बनेगा ना, नॉमिनेटेड नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन के केस में जो लोग डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं वही हेड बनते हैं ना, वो थोड़ी नॉमिनेटेड वाला थोड़ी बनेगा यहाँ पे, तो ये आप दिमाग में रखेंगे एक अलग से। ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, ये ऊपर का तो क्लियर था मुझे, ये यहाँ पे नहीं था। चलिए, तो यहाँ पे 2 लोगों को होगा, ये मैं भी आप लोग के साथ सीखता रहता हूँ इसलिए बोलता हूँ, आई एम स्टिल अ लर्नर, आई वांट टू लर्न। हु नोटिफाई द अल्टरेशन ऑफ द लिमिट ऑफ द ब्लॉक एंड जिला पंचायत, पहली बात है ये पंचायत अपने लेवल पे नहीं कर सकती, तो डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिकमेंडेशन देता है, उस बेसिस पे सब आगे किया जाता है भाई, तो पहली बात इनकी औकात के ऊपर की बात है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, ये लिमिट नहीं करता, एरिया को नहीं डिफाइन करता, पहली बात, तो एरिया को डिफाइन करने की ड्यूटी स्टेट की है, गवर्नर करेगा। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, तुमको तो भाई ड्यूटी दी है इलेक्शन कंडक्ट कराने की, तुम तो यहाँ पे बोलो ही मत, नन ऑफ द हटा दो यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गवर्नर यहाँ पे करेगा। बेसिकली गवर्नर को यहाँ पे पावर है व्हेन देयर इज अ नीड टू चेंज द बाउंड्री, जो मतलब बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन करने की बात होती है, तो ये यहाँ पे गवर्नर की ड्यूटी, स्टेट इनको रिकमेंड करेगा, कायदे की बातें हैं। इट इज नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग कमिश्नर और कलेक्टर, इनके औकात की बाहर की बात है। चलिए, गवर्नर करेगा। देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पंचायत एंड द कैंटोनमेंट बोर्ड, अच्छा होता है, हो जाता होगा। चलिए, तो भाई कौन करेगा, पहली बात है, तुम बोलोगे हमको तो भाई कैंटोनमेंट बोर्ड पता नहीं, देखो कैंटोनमेंट बोर्ड हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम भाई कैंटोनमेंट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, हम देवलाली कैंटोनमेंट के अंदर रहते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सर्विस, पूरी सर्विसेज हमें मिलती है। पहली बात, हमें कैंटोनमेंट से मतलब नहीं है कि मैं कौन से कैंटोनमेंट में रहता हूँ, कैंटोनमेंट किसका पार्ट है, किसका सब्जेक्ट है, कैंटोनमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पंचायत के बीच में इश्यू है। पंचायत किसका सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे पंचायत किसका सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, बड़े लेवल की बात हो रही है यहाँ पे अभी, और कैंटोनमेंट किसका है, सेंटर का सब्जेक्ट है, समझेगा। तो इसके ऊपर कौन बात करेगा, कौन झगड़ा सुलझाएगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बात खत्म, लॉजिक दे दिया तुमको, आगे बढ़ो, ज्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर दी यहाँ पे। पंचायत किसका सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट का, कैंटोनमेंट किसका सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कैंटोनमेंट, यहाँ का जो हेड होता है ना, ब्रिगेडियर साहब होते हैं, स्टेशन कमांडर होते हैं। जब मैं केंद्रीय विद्यालय देवलाली में था तो आते रहते थे यहाँ पे अपनी हाजिरी उजरी देने के लिए, देखने के लिए, राउंड मारने के लिए, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के भ्रमण करते रहते हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे स्टेशन कमांडर जो होते हैं यहाँ पे। चलिए, तो में से कोई देवलाली रह के गया हो तो रिलेट कर पाएगा। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ जिला पंचायत इन द शेड्यूल एरिया, क्या भाई इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी चीजें इनके अंडर में यहाँ पे दे रखी गई है। पहली बात है माइनर लोकल बॉडीज, वाटर बॉडीज, हाँ भाई तालाब वाला भी इनके अंदर होते हैं, बिल्कुल, माइनर वाटर बॉडी में तालाब वाला वो सब आता है, पानी की टंकी और सब चीजें आती हैं इनके अंदर, बिल्कुल। टू कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन इन ऑल सोशल सेक्टर, मतलब ऑल सोशल सेक्टर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे, मेरे को तो नहीं लगता। सोशल सेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि वेलफेयर एक्टिविटीज हो गई, एजुकेशन, हेल्थ, जैसे आपको बताया ना मैंने, अपना छोटे मोटे हॉस्पिटल जो बनाए जाते हैं अभी, जो हर एक लोकल बॉडीज में बनते हैं। टू कंट्रोल ऑन ट्राइबल सप्लाइज, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जैसे उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें। टू एक्सरसाइज अदर फंक्शन एज कन्फर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनको देता है सब कुछ, ऑल ऑफ द वो। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 29 सब्जेक्ट जो पंचायत को दे रखे हैं और 18 सब्जेक्ट जो आपने इनको दे म्यूनिसिपैलिटी को दे रखा, आप इसको रीड करेंगे एक बार, ये आपके लिए थोड़ी सी ड्यूटी बन जाएगी। चलिए, ये सब चीजें हैं आपको मिल जाएगी यहाँ पे। हु प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा की मीटिंग कौन भाई हेड करेगा, इन द शेड्यूल एरिया, सॉरी इन द शेड्यूल एरिया बोला गया है। शेड्यूल एरिया मतलब पेसा, PESA, पेसा 1996। तो ग्राम सभा शेड्यूल एरिया कौन करेगा, सरपंच, डिप्टी सरपंच, सरपंच ऑफ द देखियो ट्राइबल एरिया की बात हो रही है ना, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल मेंबर करेगा, हु इज इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, बात खत्म। सोचना क्या, पेसा एक्ट के अंदर बनेगा ना, ग्राम सभा शेड्यूल एरिया की बात हो रही है, पेसा एक्ट दिमाग में लाओ 1996, सोचो मत ज्यादा। चलो आगे बढ़ो।
द ग्राम सभा शेड्यूल एरिया, सिग्निफिकेंट पावर्स इनको दे रखी है आपने, और यहाँ पे इलेक्ट एज शेड्यूल मेंबर्स, ट्राइबल लीडरशिप यहाँ पे होगी, सेल्फ गवर्नेंस। चलिए बस ये बहुत सिंपल सी चीज थी, दिमाग लगाना नहीं था। Which of the following statement about the Panchayati Raj system are correct? All the seats in the Panchayati Raj are filled by the person chosen by the direct election. देखिए पंचायत में तो बिल्कुल होता है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट मतलब लोकल लेवल की बात हो रही है ना अभी, तो बिल्कुल होता है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ द पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रोल, मतलब जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, बिल्कुल जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, उनके यहाँ पे सारे मेंबर्स होते हैं, वो सारे मेंबर्स ग्राम सभा के अंदर आते हैं। एग्जाम में अगर आए कि ऑल द विलेज मेंबर आर द पार्ट ऑफ द ग्राम सभा, नहीं, ऑल द मेंबर्स हु आर रजिस्टर्ड वोटर्स वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही होगा। अदरवाइज अगर सारे मेंबर लिखा होता तो गलत हो जाता। पहला सही है, दूसरा सही है। द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास बाय द ईच स्टेट, बिल्कुल सही है भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्यों आप बोल रहे हो ऐसा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि पंचायत इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, पंचायत इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। तो पंचायत उसको कैसे गवर्न कराना, मतलब स्टेट उसको कैसे गवर्न कराना चाहता है, उसका इलेक्शन कैसे कराना चाहता है, मतलब उसके चेयरपर्सन का इलेक्शन वो राज्य डिसाइड करेगा। तो बिल्कुल थर्ड वाला भी सही है। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ 3 टियर सिस्टम, ना ना ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हर एक स्टेट में नहीं है ऐसा। जिन स्टेट में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, मतलब इस लेवल पे, वहां पे भाई 2 टियर में काम चल जाता है। जैसे कि आपको बताऊं मैं, गोवा हो गया, गोवा में 2 टियर काम चल जाता है, सिक्किम हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 3 टियर की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने मुझे बोला भी था 3 टियर नहीं मिला, हाँ भाई 3 टियर नहीं होता हर जगह पे। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। सीडीएस का क्वेश्चन 2021 का देखिए, पंचायत इलेक्टेड फॉर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट कैन डिसाइड वेदर द इलेक्शन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पंचायत। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन गोवा, सिक्किम एंड मणिपुर डू नॉट हैव द 3 टियर सिस्टम। 20 लाख, 10 लाख नहीं 20 लाख, थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है। वहां पे ब्लॉक लेवल नहीं आता है, जहां पे भी 20 लाख से कम की पॉपुलेशन आपको मिलेगी। चलिए, which of the following statement correct regarding the पंचायत इलेक्शन? The election to the पंचायत are conducted by the state election commission, हाँ सही है। The state election commission is appointed by the chief election commission, नहीं, गवर्नर अपॉइंट करेगा। सेकंड वाला गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 243K में दे रखा है। The state legislature have the power to make law on all the matter related to the पंचायत इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेचर को बिल्कुल पावर है, वही तो अभी बात की थी हमने कि कैसे भाई क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा कैंडिडेट का, सब कुछ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन कैसे किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे स्टेट को पावर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द रॉन्ग आंसर। सेकंड हटा देंगे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले बता दिया था आपको मैंने। चलिए 243K पढ़िएगा इसको जरा आराम से आप, बहुत बड़ा इशू नहीं है, अभी तो समझ में आ रहा होगा। मनरेगा, अरे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है यार, और मालूम है कहां से पूछा है, क्लास 9th की बुक से, क्लास 9th की इकोनॉमिक्स से पूछा है कि मनरेगा। वैसे तो मनरेगा के बारे में बहुत, 100 डे स्किल्ड लेबर नहीं है, अनस्किल्ड है, बस इतनी बात करना चाहूंगा। 100 डे अनस्किल्ड लेबर की बात यहाँ पे की गई है, और जिससे कि लोग एसेट क्रिएट करेंगे। इनको भाई आप जब ये रजिस्टर करेंगे तो इनको आप कितने दिन में काम देना चाहिए, इनको आई थिंक 15 दिन में आपको काम देना पड़ेगा, ये सब चीज इसके अंदर आती है। तो यहाँ पे पहला वाला रॉन्ग आंसर है, बिकॉज स्किल्ड नहीं अनस्किल्ड लेबर है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गारंटी दी जाएगी, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे अनस्किल्ड मैनुअल लेबर की बात की गई है, बाकी तो सारी चीजें सही है। देखो अगला, which of the following statement with regard to the functioning of the पंचायत is not correct? सही नहीं है। पंचायत में लेवी एंड कलेक्ट द अप्रोप्रिएट टैक्स ड्यूटी टोल, बिल्कुल कर सकता है, इनको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करे, बिल्कुल कर सकता है। किसी ने गलत बोला क्या? 25 ईयर नहीं 21 साल चाहिए ना भाई, यही तो गलत है। एवरी पंचायत शैल ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट फॉर द 5 ईयर आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग, याद करिए, आ चुका है इससे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट मीटिंग। एंड अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया, मतलब अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गए, तो क्या होगा फिर, रिमेनिंग पीरियड के लिए जो नहीं बनेगी वो रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगी। तो सेकंड वाला गलत है, बाकी सब सही है। अब इसमें क्या समझाऊं मैं, सब समझा चुके हैं, इसके ऊपर बात हो चुकी है। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल द मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द पंचायत किसके पास है यार, पार्लियामेंट के पास है कि स्टेट लेजिस्लेचर? कितनी बार रिपीट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहाँ पे दे रखी है पावर इन्होंने। कोई डाउट नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है आपको अभी। चलिए 11th शेड्यूल किससे डील करता है? 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन, किसके बीच, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत यार। 11th शेड्यूल उसकी बात करता है ना, और 12th शेड्यूल किसकी बात करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, इनको कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है, ये भी आप देख लेना कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपना शेड्यूल नंबर 6 से आता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं, ये पढ़ा चुका हूं वैसे मैं, 30 मेंबर होते हैं, 4 यहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं बाई गवर्नर, 4 इसको नॉमिनेट करता है बाई गवर्नर, और वो अपने हिसाब से प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे काम करते हैं। 26 लोग होते हैं जो एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि रेगुलर इलेक्शन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 26 लोग, ठीक है। तो कितने साल के लिए होते हैं लोग? ये लोग होते हैं 5 साल के लिए, 5 साल फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड बाय द फर्स्ट मीटिंग, अगेन वहां पे भी यही है, ठीक है। और जो आप देखोगे 6th शेड्यूल के अंदर बात की गई है, 6th शेड्यूल के अंदर 4 राज्य आते हैं, कौन से? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एटीएम विदाउट मनी, किसके ऊपर ये लोग डील कर सकते हैं? वही है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम, इनके ऊपर बात करेंगे, इनके ऊपर लॉ बना सकते हैं। यहां तक कि ये लोग अपना जजमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताओ, 73rd एंड 74th किससे एसोसिएटेड है? इट मेक मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट टू एस्टैब्लिश 3 स्टेट, हर एक स्टेट के लिए जरूरी नहीं है, जहां पे 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहां पे भाई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, हाँ बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशन फॉर 1/3, हाँ ये सही है, इट इज अ कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है, तो सेकंड और थर्ड सही होगा यहाँ पे। चलिए, और हाँ इनको जो पावर दे रखी है 243G के अंदर दे रखी है, मैं बोल रहा था ना उनको 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 243G के अंदर दे रखा है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं मैं। चलिए, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे भाई ये है ही नहीं, जहां पे मतलब इनको रखा ही नहीं, मतलब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और हिली एरिया ऑफ मणिपुर, जहां पे आपको पंचायत एक्सेप्शन है। चलिए, ये पूछा गया क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करिए। Which of the following statement regarding the पंचायत? सीट इन द पंचायत आर फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, हाँ सही है। ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, देखिए बार बार रिपीट हुआ, विद इन द पंचायत एरिया। हाँ, पंचायत वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, क्या लगता है तुम लोग को? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है क्या यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता है, चलो तो ये गलत है। द स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ एंडो द पंचायत विद पावर एंड अथॉरिटी टू एनेबल टू मेक द फंक्शन, बिल्कुल कर सकता है। कौन से आर्टिकल 243G के अंदर इनको पावर्स दे रखी है, 29 सब्जेक्ट इनके अंदर दे रखे हैं, थर्ड वाला गलत है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी दी जाती है तो एक फेडरल स्ट्रक्चर बन जाता ना भाई, यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई है। चलिए, तो 1, 2 और 4 सही होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलते बोलते यार गला सूख जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, देखिए 3 टाइप की आपको म्युनिसिपैलिटी आपको बताई गई, 3 टाइप के अर्बन लोकल बॉडी बताई गई, 3 कैटेगरी। पहला है नगर पंचायत, जो कि लोकल, जो कि एक गांव है, गांव से अभी शहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नगर पंचायत। आप देखते होंगे ऐसा जो डेवलपिंग गांव है वो नगर, वो एक अपने आप में एक नगर की तरफ बनने वाला है, सिटी बनने वाला है। म्युनिसिपल काउंसिल बिल्कुल, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पे 10 लाख की ज्यादा वो है। अर्बन पंचायत की बात नहीं की गई, तो अर्बन पंचायत इज राइट आंसर, डायरेक्ट सीधा सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है। चलिए, अर्बन पंचायत कोई मेंशन नहीं है। आर्टिकल 371 किसके बारे में बात करता है? नॉट फाइंड, अब तो पढ़ चुके हैं आप। किसके बारे में? एमपी के बारे में बात करता है क्या? नहीं। मध्य प्रदेश और सॉरी एमपी आंसर है वैसे। महाराष्ट्र के बारे में 371, गुजरात के बारे में 371, कर्नाटक के बारे में 371J। चलिए, ये देखिए अब अलग से लिखा मिल जाएगा आपको, थोड़ा मेहनत करिए, सब दे रखा है यार, पूरी कोशिश की है मैंने। Which of the following statement with regarding to the पंचायत is not correct? Member of पंचायत are elected directly by the ग्राम सभा, पहला स्टेटमेंट सही है। The election of the पंचायत are conducted by the state election commission, कौन सा आर्टिकल 243K। The central government may by law authorize a पंचायत to levy taxes, बिल्कुल। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगा बे? ये तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा ना। हाँ, ये तो ये गलत हो गया। ये देखिए फ्लो में बहवी मत, स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे। चलिए, बिकॉज पंचायत इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। चेयरमैन ऑफ जिला परिषद कौन है भाई? हु अमंग द फॉलोइंग मे बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, कौन बनेगा भाई? इलेक्टेड अमंग इट्स मेंबर होगा यार। हाँ बिल्कुल, जिला परिषद का तो उनके बीच में बनेगा ना, उनके हिसाब से, बिल्कुल सही है। चलिए, और कुछ? द पंचायत, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल एक्सेप्ट स्टेट एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड हिली एरिया ऑफ द मणिपुर, बिल्कुल पहला सही है। अच्छा क्या बोला? ट्रू पूछा था ना, हाँ तो पहला सही है। पंचायत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द 74th, नहीं 74th में अर्बन लोकल बॉडी मिला है यार। चलिए, तो सेकंड वाला गलत हो गया। पंचायत सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट हैविंग लेस देन 2 मिलियन पॉपुलेशन, ये किसने बोला यार? ग्राम पंचायत कंटिन्यू फॉर 3 ईयर फॉर, ये हटाओ यार, डी वाला हटाओ, पहला वाला सही है यहाँ पे। चलिए पढ़िएगा, बाकी थोड़ा वो हो रहा है मेरे को, सफोकेशन होने लगा, बहुत देर से गर्मी भी हो रही है यार। मेंबर ऑफ पंचायत समिति कौन बनेगा भाई? इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पंचायत, और क्या उनके मेंबर्स के बीच में से होगा, ग्राम सभा के बीच में से होगा।
नहीं पंचायत समिति है, सॉरी। देखो ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, तो हर एक देखिए अभी 5-6 एक गांव, सॉरी एक पंचायत, दूसरा पंचायत, तीसरा पंचायत, चौथा पंचायत, तो 4 पंचायत हो गए। अब यहां से लोग उठ के जाएंगे तो ये पंचायत समिति बनेगी, ब्लॉक लेवल है। और फिर ब्लॉक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट पंचायत समिति बनेगी, जिससे 4 गांव को मिला के एक पंचायत समिति बन रही है। तो क्या वहां पे लोग कैसे जा रहे हैं, वहां पंचायत से उठ के जा रहे हैं। और फिर 10-15 पंचायत समिति बन गई तो वहां से उठ के जिला परिषद में जाएंगे, और जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा, उन्हीं में से एक बनेगा, इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स। तो ये होगा ए, इलेक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ पंचायत। चलिए, तो ये था। होपफुली मैंने पूरी कोशिश की पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आर्टिकल 371 और आर्टिकल 244 दैट इज द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया खत्म करने की। होपफुली आप समझ पाए हो, आप उसको रिलेट कर पाए हो। आप प्लीज पढ़िए, आई थिंक इट विल बी मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ और होगा तो और पीआईक्यू करा दूंगा अगर जैसे आप बोलेंगे, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट के पीआईक्यू पे काम कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं।